Namaskar students. So today we are going to start with what is globalization. So what is globalization? Today we are going to study about that particular thing. So this is part 2 of chapter globalization class 10th economics. So so past 2-3 decades में आपने देखा है decades means 10 years. So पिछले 20-30 सालों में 20-30 years back आपने देखा MNCs जो हैं वो ऐसी लोकेशंस ढूंढती हैं वर्ल्ड के अराउंड जो चीपर हो सके उनके प्रोडक्शन के लिए. फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जो एमएनसी करती हैं कंट्रीज़ में वो राइज होता जा रहा है. ओके, एट द सेम टाइम फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो कंट्रीज़ के बीच में जो फॉरेन ट्रेड है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, वो भी बढ़ता चला जा रहा है. लार्ज पार्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड कौन कंट्रोल कर रहा है? एमएनसीज कंट्रोल कर रही हैं. ओके, सो अभी के लिए आप देखिए कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो फोर्ड मोटर्स है वो सिर्फ इंडिया में ही प्रोड्यूस नहीं करता है कार्स, वो पूरे वर्ल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड में अलग अलग डेवलपिंग कंट्रीज़ को भी एक्सपोर्ट भी करता है कार के कंपोनेंट्स अपनी मैन्युफैक्ट्रीज़ की तरफ. सेम टू सेम आप देखें लाइक वाइज एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत सारी एमएनसीज़ की होती हैं जो अलग अलग गुड्स और सर्विसेज में इन्वॉल्व होती हैं. इससे क्या होता है, ग्रेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट और ग्रेटर फॉरेन ट्रेड जो है वो इससे इंटीग्रेशन हो रहा है, अलग अलग कंट्रीज़ की मार्केट का मिलाव हो रहा है. राइट, ऑल द अदर मार्केट्स ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज आर integrated over here, they are meeting over here. Okay, so globalization is the process of rapid integration or interconnection between countries. तो globalization एक basically है क्या? एक process है जिससे बहुत तेजी से, रैपिड मतलब बहुत तेजी से इंटीग्रेशन हो रहा है और कनेक्शन बैठ रहा है कंट्रीज के बीच में. ओके, सो इसका सबसे मेन जो रोल प्ले करती है इसमें एमएनसीज रोल प्ले करती है इस ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस के अंदर. मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज आर देयर. ओके, इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी अलग अलग कंट्रीज के बीच में आराम से मूव हो रही हैं. सो मोस्ट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड में ऐसे कॉन्टैक्ट में हैं जो पहले कभी नहीं थे. ओके, सो बिसाइड्स द मूवमेंट्स ऑफ द गुड सर्विस इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी एक और तरीका है कि कंट्रीज कनेक्ट हो सकती हैं उससे. तो कौन सा तरीका है? मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन कंट्रीज. पर अभी देखो आप कोरोना वायरस की भी सिचुएशन है. सो अभी पीपल यूजुअली मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनादर, किस लिए करते हैं? बेटर इनकम, बेटर जॉब, बेटर एजुकेशन. बट राइट नाउ अभी तो आप ऐसा नहीं कह सकते, तो कोरोना वायरस हर जगह स्प्रेड आउट है. सो सिचुएशन अभी थोड़ी अलग है, तो आप इस सिचुएशन को ना ध्यान में रखते हुए जो नॉर्मल सिचुएशंस होती हैं उसमें पीपल कहाँ मूव करते हैं कंट्रीज टू कंट्रीज में? बेटर इनकम के लिए, बेटर जॉब के लिए, बेटर एजुकेशन के लिए, बेटर लिविंग के लिए. ओके, सो पास्ट फ्यू डिकेड्स में पर ऐसा नहीं हो पा रहा. आप देख सकते हैं हर कंट्रीज़ के अलग अलग रेस्ट्रिक्शंस लगते जा रहे हैं. अमेरिका ने बहुत रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं बाहर से जो लोग वहाँ पे आते हैं इमिग्रेंट्स के लिए, और स्पेशली अब इंडिया भी ए में और ये लेके आ रही है. सो ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, factors that have enabled globalization. Okay, so what are the factors that have enabled globalization? अब आप ये कह रहे हैं राइट नाउ सिनेरियो में आप देखिए ग्लोबलाइजेशन बुरा है. ओके, कोरोना वायरस की वजह से बहुत गलत बात है, ग्लोबलाइजेशन से वजह से कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट हो गया हर कंट्री में वहाँ से. बट आप ये भी तो देखिए उसका पॉजिटिव इफेक्ट भी है. अगर फैला भी है तो हर कंट्री उसकी तरफ अपने अपने मेजर्स यूज़ कर रही है उससे ओवरकम करने के लिए. चाहे भले कितनी ट्रेजेडीज हो रही हैं, बट हर कंट्री अपनी अपनी तरफ से बेस्ट दे रही है कि वो उससे फाइट कर सके और आगे बढ़ के उसकी मेडिसिन और ये सब निकाल सके. ओके, सो अभी ग्लोबलाइजेशन कैसे हुआ, उसके कुछ फैक्टर्स हैं. पहले क्यों नहीं था और अचानक से ग्लोबलाइजेशन कैसे बढ़ा? सो सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? टेक्नोलॉजी. ओके, सो टेक्नोलॉजी की वजह से ही सबसे ज़्यादा रैपिड मूवमेंट हुआ है ना ग्लोबलाइजेशन में. और इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी से क्या हुआ है? मेजर फैक्टर जो है ग्लोबलाइजेशन का इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी है. जैसे कि आप देखिए 50 ईयर्स पहले बहुत कम ट्रांसपोर्टेशन होता था, तो अभी ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा इजी हो गई है कि इससे अभी फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जाते हैं डिस्टेंट प्लेसेस पे लोअर कॉस्ट पे. सो एक एग्जांपल देखो, यहाँ पे कंटेनर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स गुड दे रखा है. सो आजकल क्या होता है, गुड्स आर प्लेस्ड इन कंटेनर दैट कैन बी लोडेड इंटैक्ट इनटू शिप, रेलवेज, प्लेन्स एंड ट्रक्स. तो आजकल कैसे गुड्स आ जाते हैं? कंटेनर्स में प्लेस हो जाते हैं. आप यहाँ पिक्चर देख रहे हैं, बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, उनमें गुड्स रख दिए जाते हैं और इनको शिप के थ्रू, रेलवेज के थ्रू, प्लेन्स के थ्रू इनको शिफ्ट किया जाता है. ओके, इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है. सो कंटेनर्स की वजह से जो ह्यूज रिडक्शन हुआ है स्पेस में और हैंडलिंग कॉस्ट में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका फैक्टर है.
ओके, इससे क्या स्पीड भी बढ़ी है एक्सपोर्ट्स की और रीच भी बढ़ी है। ओके, सिमिलरली कॉस्ट ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट हैव बीन फॉलन, सो इसकी वजह से ग्रेटर वॉल्यूम्स और गुड्स जो है वो एयरलाइंस की तरफ से ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। अभी भी आप देखें मेडिसिन वगैरह जो डिफरेंट कंट्रीज एक दूसरे को दे रही हैं, जैसे इंडिया भी प्रोवाइड करा रहा है, सो ये विद द हेल्प ऑफ बेटर ट्रांसपोर्ट ही है। ओके, एंड ट्रांसपोर्टेशन बेटर हुआ है टेक्नोलॉजी की वजह से। अब आप देखें इवन मोर रिमार्केबल डेवलपमेंट आया है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। रिसेंट टाइम्स में आप देखें तो एरियाज जैसे कि टेली कम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स, इंटरनेट, जैसे मैं भी आपको पढ़ा रही हूँ, राइट, विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब एंड ऑल, सो इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, राइट। सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज बीइंग द मेजर इम्प्रूवमेंट इन द एरिया ऑफ टेक्नोलॉजी। आप टेली कम्युनिकेशन देखें, कंप्यूटर्स देखें, एनीथिंग यू आर सीइंग राइट नाउ, फैक्स, मोबाइल फोन्स, आपकी एवरीथिंग आपका इंफॉर्मेशन के एक्सेस है, इंस्टेंटली आप किसी भी रिमोट एरिया में इंफॉर्मेशन से एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, आप अवेयर होंगे जो आप कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं अभी, सारी चीज़ें आपके हर चीज़ में मतलब एंटर्ड है कंप्यूटर राइट नाउ। आप किधर भी जाएं, फैक्ट्री में जाएं, ऑफिस में जाएं, एनी वेयर यू गो कंप्यूटर्स आर देयर। ओके, सो अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट एंड यू नो एंटरटेनमेंट, एवरीथिंग। ओके, सो ईमेल, वॉइस मैसेजेस, एवरीथिंग। बट अब यहाँ पे आप एक पिक्चर देख रहे हैं, वेयर इज द इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो हाँ, कुछ आईटी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी तब आएगी तब इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड की जाएगी। एक एग्जांपल देखें, यूजिंग आईटी इन ग्लोबलाइजेशन, एक न्यूज़ मैगजीन है, लंदन में पब्लिश की जाती है लंदन के रीडर्स के लिए, डिज़ाइन और प्रिंट हो रही है कहाँ पे, दिल्ली में। आप देख रहे हैं लंदन की मैगजीन डिज़ाइन और प्रिंट दिल्ली में हो रही है। टेक्स्ट कैसे होता है, इंटरनेट से आता है दिल्ली ऑफिस की तरफ, यूएसए से। ओके, सो डिज़ाइनर्स जो होते हैं दिल्ली ऑफिस के, वो ऑर्डर उनको मिलते हैं कि डिज़ाइन कैसे करना है, सो लंदन में से उनको ऑर्डर्स आते हैं टेली कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ से, डिज़ाइनिंग पूरी हो जाती है, प्रिंट हो जाती है, और उसके बाद एयर से लंदन में थ्रू एयर मैगजीन इज सेंड बाय द फैक्ट्री ओनर्स टू लंदन। ओके, सो पेमेंट ऑफ मनी भी होती है डिज़ाइनिंग के लिए, कैसे बैंक में आ जाती है इंस्टेंटली टू ई बैंकिंग। ओके, सो आप देख सकते हैं कि कितना सब कुछ ओवर टेक्नोलॉजी से पॉसिबल हुआ है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज द नेक्स्ट फैक्टर इज लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज। अब ये क्या होता है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी का लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब क्या होता है, फ्रीडम मिल जाना। ओके, सो अब हर गवर्नमेंट की हर फील्ड के अंदर कुछ ना कुछ पॉलिसीज होती हैं, ऐसे ही कुछ काम नहीं चलता। अगर आप फॉरेन ट्रेड कर रहे हो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो गवर्नमेंट भी कुछ पॉलिसीज बना के रखती है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। सो ओके, सो जैसे एग्जांपल था चाइनीज टॉयज का इंडिया में। सपोज किया जाए कि अगर इंडियन गवर्नमेंट टैक्स लगा देती कि टॉयज के इंपोर्ट पे, कि चाइना अगर एक्सपोर्ट कर रही है टॉयज इंडिया में और इंडिया अगर इंपोर्ट करवा रहा है चाइना से, तो क्या होता, टैक्स लग जाता उसके ऊपर, फिर क्या हो पाता। सो सोच सकते हैं कि महंगा हो जाता चाइनीज टॉयज, तो टैक्स पे करते, तो टैक्स से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ गई। अगर वो टैक्स पे कर रहे हैं तो वो खुद तो पैसे नहीं देंगे ना अपनी जेब से निकाल के, ऑब्वियसली कस्टमर से ही निकालेगी कंपनी। ओके, सो चाइनीज टॉय चीपर नहीं रहते इंडियन मार्केट्स में, और चाइना का इंपोर्ट जो है अपने आप ही खत्म हो जाता, और इंडियन टॉय मार्केट पॉस्पर हो जाते। सो अब टैक्स और इंपोर्ट एक एग्जाम्पल है ट्रेड बैरियर का, ट्रेड को रोकने का एग्जाम्पल है, टैक्स लगा दो उस पर। अगर वो महंगा बिकेगा तो कोई खरीदेगा नहीं। ओके, बाहर से आई हुई चीज़ अगर इंडिया में बहुत महंगी मिल रही है तो बहुत ही कम लोग खरीदेंगे, कम लोग खरीदेंगे तो कंपनी बेचना ही बंद कर देगी, राइट। सो ट्रेड बैरियर लगाना एक और एग्जाम्पल है जिससे हम टैक्स लगाने का एग्जाम्पल है जिससे हम ट्रेड बैरियर का नाम देते हैं। ओके, इसको बैरियर इसलिए क्यों जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है, रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। गवर्नमेंट ट्रेड बैरियर्स को यूज करती है इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए फॉरेन ट्रेड के लिए, और डिसाइड करने के लिए कि कौन से गुड्स आने चाहिए कंट्री में, कौन से नहीं आने चाहिए कंट्री में, कौन से यूजफुल हैं और कौन से इतने यूजफुल नहीं है। जो इंडिया में बन सकते हैं दैट इज ओके, वो चीज़ें यहाँ अलाउड नहीं है। ओके, सो इंडियन गवर्नमेंट इंडिपेंडेंस के बाद उन्होंने बहुत सारे फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पे और फॉरेन ट्रेड पे बैरियर्स लगाए। इससे इसलिए किया गया ताकि वो अपनी कंट्री के पहले उन लोगों को, अपने प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट कर सके फॉरेन कंपटीशन से। इंडस्ट्रीज तब से बढ़ी रही थी, 1950s और 1960s के टाइम पे इंडस्ट्रीज से ग्रो हो रही थी, कंपटीशन फ्रॉम इम्पोर्ट से बहुत ज़्यादा आ रहा था, इसलिए इंडस्ट्रीज को अलाउ नहीं किया गया बाहर से आने के लिए इंडिया के अंदर। ओके,
सिर्फ एसेंशियल आइटम्स जैसे कि मशीनरी, फर्टिलाइजर्स, पेट्रोलियम एक्सेट्रा सिर्फ यही अलाउ किए जाते थे। अब देखिए सारी डेवलप्ड कंट्रीज ने क्या किया था, अर्ली स्टेजेस पे, डेवलपमेंट के अर्ली स्टेजेस पे अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्शन दिया गया था बहुत अलग अलग तरीके से। तो आप एक एग्जांपल देख सकते हैं कि जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं जैसे अमेरिका है और बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन्होंने सबसे पहले अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट किया अलग अलग तरीकों से जितना उनसे बन सका। उसके बाद 1991 के बाद सम फार रीचिंग चेंजेस पॉलिसीज बनाई गई, चेंजेस हुए इंडिया की पॉलिसीज में। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब टाइम आ चुका है कि इंडियन प्रोड्यूसर्स जो है 1991 के बाद वो अब compete कर सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड के प्रोड्यूसर्स के साथ। अब उन्हें लगा कि कंपटीशन की ज़रूरत है ताकि परफॉर्मेंस बढ़े, क्योंकि क्या हो रहा था इतने टाइम से इंडिया के लोगों को प्रोटेक्शन मिल रहा था ना, तो करप्शन बढ़ रहा था। उनको कोई वो नहीं था ना कि मतलब हम कैसा भी करें कुछ भी करें, कोई हमारे साथ कंपटीशन नहीं है। तभी कहते कभी कभी क्लास के अंदर कंपटीशन भी ज़रूरी हो जाता है ताकि आप थोड़ा अच्छा काम करें। ओके, सो अगर कंपटीशन ही नहीं होगा तो आप अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं। सो इसलिए ज़रूरत लगी कि इंडिया की गवर्नमेंट को कि परफॉर्मेंस बढ़ानी पड़ेगी, अब क्वालिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी। इस डिसीजन की वजह से पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का भी सपोर्ट मिला। ओके, सो बैरियर्स जो थे फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के, वो हटाए गए लार्ज एक्सटेंट तक। इसका मतलब क्या था, अब गुड्स इंपोर्ट हो सकते थे फॉरेन कंपनी से इजीली, वो अपने यहाँ पे आके फैक्ट्रीज ऑफिस सेटअप कर सकती थी। अब रिमूव करना इन बैरियर्स को और रेस्ट्रिक्शन को जो गवर्नमेंट करती है, इसे हम कहते हैं लिबरलाइजेशन, यानी फ्रीडम देना। रिमूविंग बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शन सेट बाय गवर्नमेंट इज व्हाट नोन एज लिबरलाइजेशन। ओके, अब लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड से क्या हुआ, बिजनेस को अलाउ किया गया कि वो अपने डिसीजन फ्रीली ले सकते हैं कि वो क्या इंपोर्ट कराना चाहते हैं और क्या वो एक्सपोर्ट कराना चाहते हैं इंडिया के बिजनेसेस को। ओके, सो गवर्नमेंट ने इम्पोज किए लेस और लेस रेस्ट्रिक्शन पहले से, और इससे ज़्यादा लिबरलाइजेशन हो गया। अब ये क्वेश्चन भी आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। ओके, सो बेटर बी प्रिपेयर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, what is not WHO, वर्ल्ड हेल्थ नहीं है, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं हम, इकोनॉमी में है। ओके, सो हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, राइट, फाइन। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। अब हमने देखा लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड और जो इन्वेस्टमेंट किया गया इंडिया के अंदर, वो कुछ पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के सपोर्ट में हुआ। ओके, इनको हमें सपोर्ट मिला पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का। अब ये ऑर्गेनाइजेशन कहती हैं कि जो बैरियर्स हैं फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट्स की तरफ, वो हार्मफुल हैं, बैरियर्स नहीं होने चाहिए ट्रेड में, ताकि फ्री होना चाहिए ट्रेड। ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड शुड बी लिबरलाइज देयर पॉलिसीज। तो WTO ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एम क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरलाइज करना। अब इन्होंने क्या अपना स्टार्टेड, ये इनिशिएटिव स्टार्ट कहाँ से हुआ था, डेवलप्ड कंट्रीज से स्टार्ट हुआ था। WTO स्टैब्लिश हुआ था इंटरनेशनल ट्रेड के रूल के अकॉर्डिंग, और ये सारे रूल्स ओबे करता है, जिसमें 149 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर करेंटली मेंबर्स ऑफ WTO 2006 की बात। ओके, सो 149 कंट्रीज अभी WTO की मेंबर हैं, और ये सारे रूल्स ओबे करती हैं सारी कंट्रीज जो WTO की तरफ लिखे गए हैं, और ये सारे इंटरनेशनल रूल्स हैं। अब देखो WTO क्या करता है, सबको फ्री ट्रेड प्रैक्टिसेस करने के लिए सपोर्ट करता है और एनकरेज करता है। अब देखा गया है कि डेवलप्ड कंट्रीज ने क्या किया है, अनफेयर तरीके से ओके रिटेन किए ट्रेड बैरियर्स को। ओके, सो इन्होंने कैसे किया है, एक तरफ तो WTO ने फोर्स किया है डेवलपिंग कंट्रीज को कि अपने ट्रेड बैरियर्स हटाएं, है ना। तो इस पे डिबेट है कि अभी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर, यहाँ पे आप देखें इससे आप समझेंगे एग्जाम्पल से तो होता क्या है। आपने चैप्टर 2 में देखा था कि एग्रीकल्चर सेक्टर्स जो है वो बल्क ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है इंडिया की GDP के अंदर। ओके, सो इसके कंपैरिजन में डेवलप्ड कंट्री है जैसे US, उसका एग्रीकल्चर में GDP का शेयर 1% है और टोटल एम्प्लॉयमेंट में शेयर 0.5% है। ये बहुत ही स्मॉल परसेंटेज है, फिर भी लोगों को एंगेज किया जाता है US के अंदर, मैसिव सम्स ऑफ मनी फ्रॉम US, यानी US गवर्नमेंट बहुत मनी प्रोवाइड करती है प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट्स के लिए अदर कंट्रीज के अंदर। ओके, अब इसकी वजह से ज़्यादातर मनी जो उनको मिलती है
वो यूएस फार्मर्स उसको क्या करते हैं, अपने फार्म प्रोडक्ट सेल कर पाते हैं अब नॉर्मली लो प्राइजेस पे। अब देखो क्या होता है इंडिया में, ओके फाइन, इस एग्जाम्पल को मैं इजीली समझाऊं तो यूएस की गवर्नमेंट जो है वो अपने फार्मर्स को बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है और मनी प्रोवाइड करती है, जिससे उन फार्मर्स का प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो गया तो उनके जो चीज़ें जो बिक रही हैं वो चीप बिकेंगी। सो इससे क्या हुआ, ये बाकी डेवलपिंग कंट्रीज से भी सस्ता बेचेंगी तो ऑब्वियसली इनका सामान बिकेगा। सो आप देख सकते हैं कि ये कितनी गलत तरीके से यूज़ करती हैं। डेवलपिंग कंट्रीज आर जो क्या करती है, डेवलप्ड गवर्नमेंट से पूछती हैं कि हम वी हैव रिड्यूस्ड trade barriers as per WTO rules, but you have ignored the rules of WTO and have continued to pay your farmers vast sum of money. You have asked our government to stop supporting our farmers, but you are doing so yourself. Is this free or fair trade? आप इस लाइन से समझे क्या बोला है कि हमने WTO डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज को क्या बोल रही है, इंडिया सपोज यूएस को क्या बोल रहा है कि आपने तो हमें बोला कि ठीक है ट्रेड बैरियर्स हटा दो, हमने हटा दिए, बट आपने भी डब्ल्यूटीओ के रूल्स फॉलो नहीं किए, क्योंकि आप अपने फार्मर्स को बहुत पैसा दे रहे हैं, बल्कि आपने हमें तो मना कर दिया कि हम इंडियन लोग अपने फार्मर्स को सपोर्ट ना करें, पैसा ना दें, बट आप खुद तो ऐसा कर रहे हैं ना, तो क्या ये फ्री और फेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुई? सो ऐसा होता है कि डब्ल्यूटीओ को जो डेवलप्ड कंट्रीज जो हो चुकी हैं वो अपने हिसाब से चलाती हैं। ओके, सो दैट इज़ वेरी अनफेयर। अब क्या हुआ है, अब ये तो आप समझ रहे हैं, तो आप समझ ही गए होंगे, जैसे आपने पढ़ा है यूनाइटेड नेशंस के जो 5 मेंबर्स हैं वो भी सेम वही काम करते हैं, मतलब जो पावरफुल है उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है। ओके, सो आप टेंशन ना करो, इंडिया भी धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ रहा है। राइट नाउ मोदी जी ने बहुत ऐसे काम किए हैं जिससे इंडिया का इफेक्ट भी आ गया है कि या वर्ल्ड में इंडिया नाम का भी एक देश है। यस, ओके, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। अब लास्ट 15 ईयर्स में आप देखें ग्लोबलाइजेशन जो है इंडियन इकोनॉमी में बहुत लॉन्ग टाइम में आया है और इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा हुआ है। सब कुछ एविडेंसेस देखते हैं, ग्लोबलाइजेशन और ग्रेटर कंपटीशन से क्या हुआ है, लोकल प्रोड्यूसर और फॉरेन प्रोड्यूसर्स को एडवांटेज हुआ है और कंज्यूमर्स को भी एडवांटेज हुआ है। वेल ऑफ सेक्शन को सबसे ज़्यादा इसमें एडवांटेज है, जो पर्टिकुलरली जो अर्बन एरियाज़ के लोग होते हैं ना, क्योंकि उनके पास ज़्यादा चॉइसेस हैं, उन कंज्यूमर्स के पास, अब वो इम्प्रूव क्वालिटी चीज़ें पसंद करते हैं और लो प्राइजेज हैं कुछ गुड्स के लिए। ओके, सो एज अ रिजल्ट क्या हुआ है, इन लोगों के लिए अब बहुत हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग ईजी हो गई है। ओके, सो अब देखें प्रोड्यूसर और वर्कर्स की तरफ जो इम्पैक्ट है वो इतना यूनिफॉर्म नहीं हुआ है। फर्स्टली क्या बात है, एमएनसीज ने अपना इंक्रीज किया है इन्वेस्टमेंट में इंडिया के अंदर 15 ईयर्स में, जिसका मतलब है इन्वेस्ट किया गया है इंडिया में, एमएनसीज को बेनिफिट हुआ है। एमएनसीज को इंटरेस्ट, मतलब इंडस्ट्रीज में जैसे सेल फोन, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्ट ड्रिंक, फास्ट फूड, आपको पता ही है, आप समझ सकते हैं ना, सेल फोन की, ऑटोमोबाइल्स की, सॉफ्ट ड्रिंक्स यानी कोकोला वगैरह। ओके, सो ये सब क्या है, सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज अर्बन एरियाज में, तो एमएनसीज को तो बड़ा अच्छा सब कुछ इंटरेस्ट पूरा मिला है, तो उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट्स मिला है। ये प्रोडक्ट्स की बहुत लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, वेल ऑफ बायर्स हैं। ओके, जो पैसे वाले लोग हैं उनको, वो लोग ये खरीदते हैं, और इन दीज इंडस्ट्रीज न्यू जॉब्स भी बनाई गई है, लोकल कंपनीज और रॉ मटेरियल्स लोगों को आराम से प्रोवाइड हो रहा है और इंडस्ट्रीज आगे बढ़ रही हैं। ओके, सो ग्लोबल लाइफस्टाइल आगे आ रही है। अब देखो, ओके, सो सेकेंडली क्या हुआ है, टॉप इंडियन कंपनीज जो है उनको भी बेनिफिट्स मिला है इंक्रीज कंपटीशन से। अब उन नए न्यूअर टेक्नोलॉजीज में वो इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, उनका प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स बढ़ गया है, उन्होंने किसी ने तो कोलैबोरेट भी किया है फॉरेन कंपनीज के साथ। ओके, और ग्लोबलाइजेशन ने बहुत लार्ज इंडियन कंपनीज को बाहर आने में हेल्प किया है एज मल्टीनेशनल। हमारी इंडिया की खुद की कंपनीज भी एमएनसीज बन रही हैं, जैसे टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, रनबैक्सी, एशियन पेंट्स, सर्दन fasteners, nuts and bolts. Okay, so you have you have know about these names. Okay, many of you may know. और ये सारी इंडियन ऐसी कंपनीज हैं जो लार्ज ऑपरेशन वर्ल्ड वाइड स्प्रेड कर रही हैं। सो ग्लोबलाइजेशन ने न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी बनाई हैं कंपनीज के लिए कि वो अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करा सके, पर्टिकुलरली आईटी, जैसे इन्फोसिस है। ओके, इंडियन कंपनी प्रोड्यूसिंग अ मैगजीन फॉर लंडन बेस्ड कंपनी एंड कॉल सेक्टर आर सम एग्जांपल्स, आप देख सकते हैं। और इन्फोसिस जो सारे आउटसोर्सिंग प्रोवाइड कराती है, अ होस्ट ऑफ ऐसी डेटा एंट्री, अकाउंटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, इंजीनियरिंग, ये सब क्या होते हैं इंडिया जैसी कंट्री में सस्ते चीपली प्रोवाइड हो जाते हैं। ओके, सस्ते लेवल पे मिल जाते हैं।
अब यहाँ पे स्मॉल प्रोड्यूसर्स कम्पीट और पेरिस का एग्जाम्पल है, आप रीड करें इसको, आपको समझ में आएगा, आप इसके मेरे को अंडरस्टैंडिंग करके बताएं। ओके, सो अब बेसिकली देखें एमएनसीज का जो है जो है वेल्थ, ये सब क्या हुआ है इंडिया के अंदर बहुत इम्प्रूव हुआ है, राइट। एमएनसीज बहुत आगे बढ़ी हैं। अब देखें वर्कर की कंडीशंस और हार्डशिप्स जो हैं वर्कर की, जैसे आप अभी ऊपर वाले एग्जाम्पल अगर आप रीड करेंगे तो आपको पता पड़ेगा, वो कॉमनली इंडस्ट्रियल यूनिट्स और सर्विसेज में है इंडिया के अंदर। आज के टाइम पे वर्कर्स जो एम्प्लॉयड हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर, मैंने आपको बताया था ना अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स क्या होते हैं, उसके अंदर जो एम्प्लॉयड लोग हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा है। मोर ओवर इंक्रीजिंगली कंडीशंस ऑफ वर्क इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर हैव कम टू रिसेंबल द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब देखो जैसे जैसे ये कंडीशंस बढ़ती जा रही हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर, वो क्या कर रही हैं, बहुत सिमिलर लग रही है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जैसे। ऑर्गेनाइज सेक्टर जैसे सुशीला अब नो लॉन्गर गेट द प्रोडक्शन बेनिफिट दैट दे एंजॉयड अर्लियर। कंपटीशन जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, एमएनसीज ग्रो करती जा रही हैं, बट वर्कर्स के लिए फेयर एनवायरनमेंट नहीं है। आप देख सकते हैं पहले जो काम ऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत तरीके से मिलता था, जैसे सारे बेनिफिट्स वगैरह, वो अब नहीं मिल रहे हैं। सो ये एक बहुत गलत यूज़ हो रहा है, एमएनसीज जो कर रही हैं बहुत इम्प्रॉपर यूज़ कर रही हैं अपने इन्फ्लुएंस का। ओके, सो द स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन। अब आता है मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास कि ग्लोबलाइजेशन का फेयर स्ट्रगल कैसे हो, फेयर तरीके से काम कैसे हो। अब आप देखते हैं बिजनेस में हर चीज़ प्रॉफिट और लॉस से मेजर की जाती है, बट ये राइट नहीं है। अबव एविडेंसेस देखें जो आपने भी एग्जाम्पल में आपने रीड किया होगा कि हर किसी को बेनिफिट नहीं मिलता है ग्लोबलाइजेशन से। जिनके पास एजुकेशन है, स्किल है, वेल्थ है, उनको ही बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, और दूसरी तरफ जो जिनके पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो उनको ये बेनिफिट्स नहीं मिलते। अब ग्लोबलाइजेशन क्या है, एक रियलिटी है। अब क्वेश्चन क्या है, फेयर ग्लोबलाइजेशन कैसे करें। ग्लोबलाइजेशन तो आ गया, अब ऐसा कुछ नहीं कर सकते, बट इसको फेयर तो कर सकते हैं। सो फेयर ग्लोबलाइजेशन में सबको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी और सब बेटर तरीके से काम कर पाएंगे। तो इसमें गवर्नमेंट का बहुत मेजर रोल आता है कि इसको पॉसिबल करने का। इसलिए हम कहते हैं सारे एंड में जहाँ पे भी डिसीजन जाके रुकते हैं वो गवर्नमेंट पे रुकते हैं। तो हम कहते हैं गवर्नमेंट नहीं कर रही, गवर्नमेंट ये, आप ही लोग गवर्नमेंट को वोट करते हो, आप ही लोग हो जो, कभी आप में से कोई एक स्टूडेंट होगा जो जाके पॉलिटिशियन बन जाएगा। सो यू आर द ओनली वन हु विल मेक गवर्नमेंट और चूज गवर्नमेंट। सो आपको ये बेटर सेंस ऑफ नॉलेज होनी चाहिए कि आप किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो। सो इसमें गवर्नमेंट बहुत मेजर रोल प्ले करती है ऐसे काम को पूरा करने का। पॉलिसीज जो हैं वो इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करें, रिच के ही नहीं पर सब लोगों के कंट्री के अंदर। ओके, सो आपको पॉसिबल स्टेप्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा जो गवर्नमेंट ले सकती है इंश्योर करने के लिए लेबर लॉज और तरीकों को, जिससे सबको प्रॉपर बेनिफिट्स मिल सके। जैसे कि लेबर लॉज हैं प्रॉपरली इंप्लीमेंट किए जाएं तो वर्कर्स को उनके राइट्स मिल पाएंगे। It can support small producers to improve their performance till the time they become strong enough to compete। यानी स्टार्टअप्स को सपोर्ट मिलना चाहिए, जो कि मोदी जी अभी दे रहे हैं। स्टार्टअप्स को सपोर्ट अच्छे से मिलना चाहिए ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सके। ओके, स्मॉल प्रोड्यूसर्स को अगर नेसेसरी हो तो गवर्नमेंट अपने ट्रेड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स भी यूज़ करे और नेगोशिएट करे WTO के साथ फेयर रूल्स के लिए, और बाकी डेवलपिंग कंट्रीज को भी साथ में लाके फाइट करा पाए कि वो डोमिनेशन जो है, जो डेवलप्ड कंट्रीज जो अपना हक जमा के बैठी हुई है WTO के ऊपर, उसके लिए वो फाइट करे। सो इन पास्ट फ्यू ईयर्स में बहुत सारे मैसिव कैंपेन्स आए हैं जिससे लोगों की ऑर्गेनाइजेशन लोगों ने बनाई हैं जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस को अफेक्ट करती है WTO के रिलेटिंग टू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। ओके, सो ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि पीपल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्ट्रगल के लिए, फेयर ग्लोबलाइजेशन की स्ट्रगल के लिए। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लोग रिबेल कर रहे हैं। ओके, सो दे आर फाइटिंग फॉर देयर जस्टिस एंड ऑल। डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है हांगकांग के अंदर, अभी तक चलता आ रहा है जो। अब सो समिंग अप दिस चैप्टर आप देखते हैं, हमने इसके अंदर ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ा, ग्लोबलाइजेशन कैसे चेंज कर रहा है उसके बारे में पढ़ा। ओके, एमएनसीज कैसे मेजर रोल प्ले कर रही हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। सारी चीज़ों के फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्लोबलाइजेशन, किस किस को बेनिफिट किया है, किस किस को नहीं किया है, राइट। एमएनसीज का रोल, वेल ऑफ को बेनिफिट किया है, फेयर ग्लोबलाइजेशन कब आएगा। सो एवरीथिंग वी हैव read in this chapter, and now I hope you have understood the main reason behind this chapter being made स्टडी टू यू। ओके, अब आपको पता पड़ जाएगा कि क्या मेन रीजन है कि आपको ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड
Press the bell icon for the notification settings. And thank you. Have a nice day.